dear student, we are going to solve section 3 of paper 1 of JEE Advanced 2020 chemistry paper in this particular video lecture. इसके पहले हमने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है और सेक्शन 3 में आपके पास 6 न्यूमेरिकल वैल्यूज आंसर वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन सभी में जो आंसर होगा उसको आपको दशमलव के 2 स्थान तक लिखना है। अगर 2 से ज्यादा स्थान तक आ रहा है तो आपको राउंड फिगर करके, राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल प्लेस तक आपको आंसर देना है। निगेटिव मार्किंग इस पार्टिकुलर पार्ट में नहीं है और हम लोग बारी बारी से इस पार्टिकुलर सेक्शन के क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल जो इस सेक्शन में दिया गया है वो टाइट्रेशन से है, जो कि आप यूजुअली टाइट्रेशन में उस तरह के सवाल को करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 5 मिलीलीटर ऑफ 0.10 m ऑक्जेलिक एसिड, 5 मिलीलीटर ऑफ 0.10 m ऑक्जेलिक एसिड is solution is taken in a chemical flask is titrated against NaOH from a burette using phenolphthalein indicator। इसको आपने टाइट्रेट किया है NaOH के साथ और फिनॉल HPH इंडिकेटर के प्रेजेंस में किया है, फिनोल्फेथलीन इंडिकेटर के प्रेजेंस में किया है। तो कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड फॉर अपीयरेंस ऑफ परमानेंट फेंट पिंक कलर इज टेबुलेटेड बिलो फॉर द 5 एक्सपेरिमेंट। जो वॉल्यूम चाहिए आपको NaOH का फॉर पिंक कलर जो टाइट्रेशन के बाद अपीयर होता है फिनोल्फेथलीन का इंडिकेटर के प्रेजेंस में, उसके लिए 5 एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ है वॉल्यूम क्या है। और आप देख सकते हैं नीचे डेटा एक्सपेरिमेंट 5 दिया हुआ है। पहले एक्सपेरिमेंट में 12.5 आया है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में 10.5 आया है, थर्ड 4 और 5 में 9 मिलीलीटर आया है। और इससे पता चल रहा है कि जो करेक्ट आंसर, जो करेक्ट वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड का, वो 9 मिलीलीटर ही है, जो कि आपको एक्सपेरिमेंट से दिख रहा होगा। समझ रहे हैं ना क्यों? क्योंकि भाई आप देख सकते हो जब आप एक्सपेरिमेंट शुरुआत करते हो, नॉर्मली ये होता है कि जब आप शुरुआत करते हो एक्सपेरिमेंट तो डेटा मतलब कुछ रॉन्ग आने का चांस ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप बार बार रिपीट करते हो आपके करेक्टनेस वैल्यू बढ़ता है। और आप देख सकते हो कि अंतिम 3 डेटा में लगातार 9 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 9 मिलीलीटर इज द ट्रू वैल्यू फॉर द टाइटर जो कि लिया गया है, यूज किया गया है। तो आपको बेसिकली बताना यही है कि कंसंट्रेशन ऑफ NaOH क्या होगा, यही आपका सवाल है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। बहुत आसान सवाल, आप देख सकते हैं जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4 होगा वही मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH होगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात था वो यही था कि वॉल्यूम जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, वो कितना लिया जाए। बहुत लोग एवरेज ले लेंगे। एवरेज लिया जाता है बशर्ते कि आपका जो वैल्यू है वो डिफर करता है। मान ले 12.5 था, 10.5 था, फिर 9.5 था, इस तरह से आता तो एक एवरेज वैल्यू लेते। लेकिन जब आपने 5-6 बार एक्सपेरिमेंट किया, पहला दूसरा बार आपका वेरी कर रहा है, लेकिन देन आफ्टर आपका जो रीडिंग आ रहा है वो एकदम एग्जैक्ट मैच कर रहा है, एग्जैक्टली सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो ट्रू वैल्यू है वो फाइनली जो आपके पास लगातार एक तरह का वैल्यू आ रहा है वही वैल्यू है। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। तो आप कर सकते हो, इसका वैलेंसी फैक्टर आप देख सकते हो 2 होगा, डाइबेसिक एसिड है, और इसका वैलेंसी फैक्टर आप मोनो एसिडिक बेस है तो 1 होगा। तो हो जाएगा वॉल्यूम इनटू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, एंड दैट वी हैव इज वॉल्यूम इनटू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो मोलरिटी का वैल्यू जो है आप यहां से देख सकते हो, ये हो जाएगा 1/9। लग तो यही रहा है, ये हो गया 10 इंटू 0.1 मतलब 1/9, और 1/9 का मतलब हो गया ये हो जाएगा 0.11 आ जाएगा मोलरिटी। किसका मोलरिटी आ गया 0.11? NaOH का मोलरिटी आ गया 0.11। सेकेंड क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम में जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स होता है डेल जी, उसको रिलेट करके दिया गया है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा और क्वेश्चन ये कर रहा है कि भाई कंसीडर द इक्विलिब्रियम A to B at 1000 Kelvin
1000 केल्विन पे, नीचे ग्राफ दिख रहा होगा आपको, और ग्राफ में आपको साफ दिख रहा होगा कि 1000 केल्विन पे जो आपका ग्राफ है वो इस तरह से है। इधर जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है प्लॉट किया हुआ वाई एक्सिस पे, और इधर टाइम है। और फिर आपका जब आप इसको कर क्या रहे हो, इसमें किया क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि एट टाइम टी द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज इंक्रीज टू 2000 केल्विन। पहले 1000 केल्विन पे था, 1000 केल्विन पे आपका जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है जो है 10 है, बार में दिया हुआ है 10 बार है। और जैसे ही आपने 2000 केल्विन ले गए आप, आपका जो प्रेशर है वो कुछ इस तरह से चेंज हुआ। पहले तो बढ़ गया 100 से बढ़ के, मतलब 10 से बढ़ के 100 से ऊपर 125 हुआ, और फिर जाकर के 100 पे आ गया, 115 हुआ सॉरी, और उसके बाद फिर 100 पे आ गया, 100 बार पे आ गया। ठीक है, और करा थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है वो हमेशा 1 बार पे ही रखा गया है, ए का प्रेशर कभी चेंज नहीं किया गया है। गिवन बिलो द प्लॉट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विथ टाइम, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विथ टाइम जो है उसका प्लॉट आपको दिया हुआ है, और इसके आधार पे आपको कहा जा रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एट 1000 केल्विन टू दैट एट 2000 केल्विन। तो 1000 केल्विन से 2000, ये 2000 केल्विन का ग्राफ है, और इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के बाद फिर ये हो गया है, इक्विलिब्रियम से पहले ये बढ़ के 115 वगैरह पे भी चला गया था, हालांकि उससे हम लोग को मतलब है नहीं। तो हम लोग को सवाल ये पूछ रहा है रेशियो ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी एट 1000 केल्विन टू 2000 केल्विन। तो ए टू बी इक्विलिब्रियम है, आपके सामने है, ए टू बी इक्विलिब्रियम है, और इसका हम लोग को डेल जी चाहिए। तो डेल जी का रेशियो चाहिए, डेल जी 1 अपॉन डेल जी 2 का रेशियो चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी का ही रेशियो, डेल जी 1 अपॉन डेल जी 2 का रेशियो चाहिए, डेल जी नोट 1 अपॉन डेल जी नोट 2 का रेशियो चाहिए। तो देखिए डेल जी होता क्या है, डेल जी होता है माइनस, डेल जी नोट होता है माइनस आर टी एल एन के पी। क्लियर है बात, यही ना होगा, केपी होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं इस पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए 1000 केल्विन पे केपी निकालूं तो कितना होगा, चलिए एट 1000 केल्विन इधर निकाल लेता हूं मैं। चलिए प्रेशर ऑफ ए 1 बार है, वो तो हमको पता है कि इसमें प्रेशर ऑफ ए जो है हमेशा, प्रेशर ऑफ ए जो है हमेशा 1 बार रखा गया। मैं यहां लिख देता हूं, देखिए अब तो एट 1000 केल्विन अगर आप क्या करते हो, केपी निकालते हो, केपी 1 इसको मैं लिख देता हूं, तो क्या होगा, प्रेशर एट ऑफ बी अपॉन प्रेशर ऑफ ए, मतलब 10 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 10 हो गया। और अगर एट 2000 केल्विन अगर आप क्या करते हो, अगेन प्रेशर निकाल, केपी2 निकालते हो, तो केपी2 इज इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर ऑफ बी अपॉन प्रेशर ऑफ ए, जो कि अब 100 है, इक्विलिब्रियम पहुंचने के बाद 100 ही हुआ है, शुरू में चेंज हो गया, उससे हम लोग को मतलब है नहीं, तो दिस इज 100। तो केपी1 केपी2 पता है, तो हम लोग अब आसानी से इसका वैल्यू रख सकते हैं, डेल जी नोट अपॉन डेल जी 2 माइनस आर टी 1 एल एन के पी 1 डिवाइड बाई माइनस आर टी 2 एल एन के पी 2, दिख रहा है, माइनस आर टी 1 एल एन के पी 1 डिवाइड बाई माइनस आर टी 2 एल एन के पी 2, आर गॉट कैंसिल्ड, माइनस माइनस गॉट कैंसिल्ड, T1 इज इक्वल टू 1000 एंड T2 इज इक्वल टू 2000, और ln kp1 का मतलब हो गया ln 10, और ln kp2 का मतलब हो गया ln 100। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, दिस इज 1/2 एंड दिस इज नथिंग बट ln 10 अपॉन 2 ln 10, और ये कैंसिल हो गया, दिस इज 1/2 इंटू 1/2, सो इसलिए इसका वैल्यू जो हो जाएगा 1/4 आ गया। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होने जा रहा है वो कितना आएगा, 0.25 ही आएगा। आप देख सकते हैं 1/4 है जो कि 0.25 आएगा। तो रेशियो जो होगा 1000 केल्विन पे अपॉन 2000 केल्विन पे वो 0.25 होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिक्स्ड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कंसेप्ट को थर्मोडायनेमिक्स से मिलाया गया है, और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये कर रहा है कि कंसीडर ए 70% इफिशिएंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। 70% इफिशिएंट है आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, वर्किंग अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ 1 बार एंड 298 केल्विन।
द सेल रिएक्शन इज, आप देख सकते हो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का जो सेल रिएक्शन है वो H2 प्लस हाफ O2 गैस H2O गैस, H2O लिक्विड है, 298 केल्विन पे वर्क कर रहा है तो H2O लिक्विड है। करा द वर्क डेराइव्ड फ्रॉम द सेल बाय कंजम्पशन ऑफ 10⁻³ मोल ऑफ H2, 10⁻³ मोल जो है H2 का कंज्यूम हुआ है और इससे जो वर्क डन आया है उसको यूज किया गया है 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस को। जो वर्क डन इससे आ रहा है उससे हम इज यूज टू कंप्रेस, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कंप्रेस 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इन थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर। थर्मली इंसुलेटेड आप समझते हैं, थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर का मतलब होता है कि भाई एडियाबेटिक कंटेनर, एडियाबेटिक कंटेनर। थर्मली इंसुलेटेड मतलब अंदर बाहर कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो करा व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द आइडियल गैस, आपको इसका पोटेंशियल आपको दिया हुआ है E0O2 H प्लस के प्रेजेंस में जब वाटर बनाएगा तो दैट इज इक्वल टू E0 का वैल्यू दिया हुआ है 1.23 वोल्ट और स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो H प्लस और H2 का तो सभी लोग जान ही रहे हैं 0 वोल्ट, और आपको फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ 96500 लेना है, R का वैल्यू बोला हुआ 8.314 लेना है। तो भाई क्वेश्चन आपके सामने, आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करने जाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि इस पार्टिकुलर जो सेल रिएक्शन है इसका E0 सेल क्या होगा। तो E0 सेल होगा इसका, देखिए रिड्यूस हो रहा है O2 H प्लस के प्रेजेंस में H2O जा रहा होगा और माइनस H प्लस H2 करोगे आप तो आपके पास हो जाएगा 1.23 माइनस 0 मतलब 1.23 वोल्ट। तो ये हो गया E0। अब डेल जी नोट की अगर हम बात करें तो आपके पास आएगा माइनस NF E0। तो माइनस NF E0 जो आ गया तो आप N का वैल्यू कितना लिखोगे, देखिए 1 मोल के कोरस्पॉन्डिंग 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। इसमें देख सकते हैं हाइड्रोजन पे 0 है, यहां पे हाइड्रोजन पे +1 हुआ तो एक हाइड्रोजन आइटम में 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो 2 हाइड्रोजन आइटम में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो 1 मोल हाइड्रोजन के कोरस्पॉन्डिंग 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो यहां है कितना मोल, 10⁻³ मोल हाइड्रोजन है। तो 10⁻³ मोल के कोरस्पॉन्डिंग 2 × 10⁻³ मोल ट्रांसफर होगा, 2 × 10⁻³ मोल ट्रांसफर हो गया। F का वैल्यू देख सकते हैं 96500 और E0 का वैल्यू 1.23 आ गया। तो इस तरह से जो डेल जी नोट का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, वो आ जाएगा आपका मुझे लगता है कि ये जो वैल्यू आएगा 193 इंटू 1.23 आ जाएगा, ये आ जाएगा जूल में। अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि 70% इफिशियंट है जो सेल है, सेल इज 70% इफिशियंट, और इसका मतलब है कि जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन होगा वो 70% ही हो जाएगा डेल जी का। तो वर्क डन हो जाएगा 70%, 70/100 इंटू 193 इंटू 1.23 जूल आ जाएगा, मतलब 0.7 इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि 70% इफिशियंट। अब इसी वर्क डन को यूज किया गया है 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस को कंप्रेस करने में इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो इन एडियाबेटिक प्रोसेस जरा ध्यान दीजिए, एडियाबेटिक प्रोसेस में Q0 होता है, सभी लोग को पता है Q0 है, और Q0 है मतलब W इज इक्वल टू डेल्टा ई। अब W कितना है, W आपके सामने लिखा हुआ है 0.7 इंटू 193 इंटू 1.23, और डेल्टा ई कितना है जरा देखते हैं, NCV डेल्टा टी। तो NCV डेल्टा टी मतलब 1 इंटू 3/2R। मोनोएटॉमिक गैस के लिए सबको पता होगा 3/2R होता है, और R की जगह मैं रख देता हूं 8.314 इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 0.7 इंटू 193 इंटू 1.23 इंटू 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 इंटू 8.314, और इससे अगर आप कैलकुलेट करोगे डेल्टा टी तो आपका वैल्यू आ जाता है 13.32 केल्विन। तो यही आपका चेंज इन टेम्परेचर हो गया। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आपको पहले इसका
ईएमएफ कैलकुलेट करके डेल जी लाना था। 70% इफिशियंट दिया हुआ है सेल, इसका मतलब जो वर्क डन आएगा वो 70% ही आ पाएगा। इससे जो मैक्सिमम वर्क डन आ सकता है, जो मैक्सिमम वर्क डन क्या होता है, डेल जी के बराबर माइनस डेल जी, माइनस डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू डेल जी। तो अगर 70% इफिशियंट है, इसका मतलब आप 70% ही वर्क डन ऑब्टेन कर सकते हो। तो 70% मैंने कर दिया मैक्सिमम वर्क डन का। अब इसी 70% वर्क डन से आप क्या कर रहे हो, 1 मोल ऑफ मोनोटोमिक गैस को कंप्रेस कर रहे हो। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में, थर्मली इंसुलेटेड वेसल में, थर्मली इंसुलेटेड मतलब एडियाबेटिक वेसल में, तो भाई आप आसानी से देख सकते हो W इज इक्वल टू डेल्टा ही आएगा और आपके सामने पूरा कैलकुलेशन करा हुआ है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री और ये सिंपल सा स्टिचियोमेट्री 1 का सवाल है, सभी स्टूडेंट इसको बनाए होंगे। क्वेश्चन ये कर रहा है कि एल्युमिनियम रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्युमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन। तो एल्युमिनियम आपको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके एल्युमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन बना रहा है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, और फिर कहा गया है कुछ कुछ कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड एट 300 केल्विन। वॉल्यूम कितना होगा 300 केल्विन पर और 1 atm प्रेशर पर। टेम्परेचर आपका 300 केल्विन है और प्रेशर जो है 1 atm है। when 5.4 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम एंड 5.4 ग्राम एल्युमिनियम का है, तो ध्यान दीजिए 5.4 ग्राम एल्युमिनियम का है और फिर H2SO4 की बात जहां तक है तो आपको बोला गया है 50 मिलीलीटर ऑफ, आपके सामने है 5m H2SO4 है। तो करा है कि भाई बताइए कि आपका H2 का वॉल्यूम कितना बनेगा। बहुत आसान सवाल, आप देख सकते हो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। आपको करना क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट अप्लाई करना है और सवाल बन जाना है। तो देखिए ये अमाउंट दिया हुआ है, मोल पे आते हैं हम लोग। तो 5.4 अपॉन इसका मोल वेट 27 मतलब 0.2 हो गया। इसका मोल देखते हैं तो 50 अपॉन 1000 इंटू 5 और इस तरह से आप देखोगे कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 0.25 आ गया। अब मोल दोनों का आ चुका है। अब हम लोग बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को। तो सल्फेट यहां 3 है, 3 कर लेता हूं, एल्युमिनियम 2 कर लेता हूं और यहां पे 3s2 हो जाएगा, बैलेंस हो गया। अब लिमिटिंग रेंज निकालने के लिए मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट करना होता है, जिसका भी मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कम दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो 0.2/2 दैट इज इक्वल टू 0.1 और यहां पर 0.25/3 दैट इज इक्वल टू, आप देख सकते हो ये कौन कम आया ये बताइए। तो ये लेस आया और लेस जब आया इसका मतलब यही जो हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे ही लेस आया इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट विल बी H2SO4। तो H2SO4 जब लिमिटिंग रिएजेंट है तो H2SO4 से डिसाइड होगा कि हाइड्रोजन कितना बनेगा। दिस इंप्लाइज दैट H2SO4 will decide the amount of H2 produced। जो अमाउंट ऑफ H2 प्रोड्यूस होगा वो कौन डिसाइड करेगा, H2SO4 करेगा। तो जो मोल होगा H2SO4 का डिवाइडेड बाई 3 एंड दैट इज इक्वल टू मोल ऑफ H2 डिवाइड बाई 3। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो देख सकते हैं मोल ऑफ H2SO4 कितना हो गया, 0.25/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोल ऑफ H2 जो हम लोग को चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 डिवाइड बाई 3। तो आप देख सकते हैं कि मोल ऑफ H2 आपके सामने है कि एग्जैक्टली बराबर आ गया 0.25 के। देख सकते हैं, मैं इसको ऊपर ही लिख देता हूं। तो मोल ऑफ H2 आपको आ गया है 0.25। अब मोल पता चल गया है, वॉल्यूम आपको निकालना है, टेम्परेचर प्रेशर पता है। तो PV इज इक्वल टू nRT से nRT अपॉन P, तो n का वैल्यू है 0.25, R का वैल्यू है 0.0821। टेम्परेचर का वैल्यू जरा देखिएगा, आपके पास है 300 केल्विन और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1। तो 300 में अगर 0.25 गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा 75 इंटू, आप करो ना 0.25 मतलब 1/4 हो गया और इसको अगर आप गुना करोगे 24.6 केल्विन, मतलब आप देख सकते हो 6.15 केल्विन के करीब, 6.16 केल्विन के करीब जो केल्विन बोल रहा हूं सॉरी, लीटर के करीब जो है वॉल्यूम आएगा
H2 का, जो कि आप आसानी से देख सकते हो 6.15 will be the volume of H2 produced here. The next question is from radioactivity, जिसमें यूरेनियम का लेड में जो ट्रांजिशन होता है अल्फा और बीटा एमिशन के थ्रू, उस पे बेस सवाल है। क्वेश्चन ये कर रहा है कि यूरेनियम 23892 इज नोन टू अंडरगो रेडियोएक्टिव डिके टू फॉर्म 20682 लेड। तो 23892 यूरेनियम को बोला गया है कि 20682 लेड में कन्वर्जन होता है, ये सबको पता है। तो कह रहा है कि ए रॉक कंटेन 68 इंटू 10 पावर माइनस 6 ग्राम, ये कह रहा है 68 इंटू 10 पावर माइनस 6 ग्राम जो है यूरेनियम का कंटेन करता है। और फिर कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इट वुड इमिट ड्यूरिंग रेडियोएक्टिव डिके ऑफ दिस वन इन 3 हाफ लाइफ। तो 3 हाफ लाइफ में, इन 3 हाफ लाइफ जो है, हाफ लाइफ में जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इमिटेड है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड है, वो कह रहा है कि z इंटू 10 टू द पावर 18 है। तो z का वैल्यू क्या होगा, यही सवाल है आपका। समझ रहे हैं, सवाल आपके सामने, z का वैल्यू क्या होगा। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कितना यूरेनियम टूटा है 3 हाफ लाइफ में, कितना यूरेनियम टूटा है, उससे हम लोग को पता चलेगा कितना अल्फा टूटा है। कैसे पता चलेगा, पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा कितना अल्फा डिके होगा यहां से यहां, तो ध्यान दीजिए 238 से 206। तो देखिए मास नंबर में कितना चेंज हुआ, 32 घटा। और आप जानते हैं कि हर अल्फा डिके में जो मास नंबर घटता है वो कितना से घटता है, 4 से घटता है। तो इसका मतलब है कि 8 अल्फा डिके हुआ है यहां पर, 8 अल्फा डिके, यही अल्फा पार्टिकल है, 8 अल्फा डिके हुआ है यहां पर। क्लियर है। अब अगर 8 अल्फा डिके होगा तो आप समझ सकते हैं आसानी से कि जो मास नंबर है वो 32 से घटेगा, जो कि घट रहा है। एटॉमिक नंबर कितना से घटेगा, 16 से। तो यहां देखिए जबकि 10 से ही घट रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 16 से घटा होगा अल्फा के बाद, लेकिन फिर 6 बढ़ाना पड़ेगा। और इसका मतलब जो है 6 जो है बीटा पार्टिकल का इमिशन होगा, 6 जो है बीटा पार्टिकल का इमिशन होगा। आप यहां अल्फा रेज भी लिख सकते थे। बीटा पार्टिकल मतलब अगर आप रिप्रेजेंटेशन करना चाहो तो -1 0 और 0 कर दूंगा, -1 कर दूंगा, ठीक है। इस तरह से आप करोगे रिप्रेजेंटेशन। खैर, तो ये अब जरा देखते हैं हम लोग को नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना इमिटेड होगा। देखिए जरा नंबर ऑफ एन नोट कितना होगा, शुरुआत में जो आपके पास यूरेनियम है वो कितना होगा। तो उसके लिए मास बाई मोलर मास 238 इंटू है वो गाड्रो नंबर 6.022 10 पावर 23 कर लोगे आप। कहने का मतलब, चलिए मैं इसको लिख रहा हूं 68 इंटू 6.022 डिवाइडेड बाई 238, और ये हो गया आपके पास 10 टू पावर -6 और 10 पावर 23 मतलब 10 पावर 17। ये इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स हो गया यूरेनियम का, न्यूक्लियस हो गया उसका। अब इन 3 हाफ लाइफ अगर देखोगे तो n इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, n नोट हाफ टू द पावर t बाई टी हाफ। तो 3t हाफ अपॉन t हाफ दैट इज इक्वल टू, आप देख सकते हो ये हो जाएगा n नोट बाई 8, 1/2 का पावर 3 मतलब n नोट बाई 8। तो नंबर ऑफ यूरेनियम 238 डिकेड जो हो गया वो जरा ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, वो जाएगा n नोट माइनस n मतलब n नोट माइनस n नोट बाई 8 मतलब 7/8 n नोट। और 7/8 n नोट की जगह आप अगर रखते हो तो आपके पास हो जाएगा 7/8 इंटू 68 इंटू 6.022 डिवाइड बाई 238 और फिर इंटू 10 टू द पावर 17। ये आपके पास हो जाएगा नंबर ऑफ U38 डिकेड। अब अगर ये 1 डिके होता है तो 8 प्रोड्यूस होता है, तो भाई नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस होगा, आप समझ सकते हैं कि 8 टाइम्स हो जाएगा इसका। अल्फा पार्टिकल जो प्रोड्यूस्ड हो जाएगा वो 8 टाइम हो जाएगा इसका। तो 8 इंटू 7/8 इंटू 68 इंटू 6.022 डिवाइड बाई 238 और इंटू 10 टू द पावर 17 कैलकुलेशन करोगे तो आप देखोगे कि ये जो वैल्यू है वो 1.2 इंटू 10 पावर 18 के करीब आएगा। और इसी को कहा दिया गया है z इंटू 10 पावर 18।
और इसका मतलब है कि जेड का वैल्यू कितना हो गया, जेड का वैल्यू आप देख सकते हो 1.2 हो गया। तो जेड का ही वैल्यू पूछा जा रहा था, तो जेड का वैल्यू कितना आ गया, 1.2 आ गया, जो कि आसानी से आप देख सकते हो। इसलिए इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 1.2 ही होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कि आपको एक रिएक्शन दिया गया है और उस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा और क्वेश्चन में ये है कि आपको एक बेंजीन रिंग है जिसमें कि 3 बेंजीन रिंग पीएच रिंग लगा हुआ है और इसमें फिर क्या है COOCH3 में आपको कह दिया गया है कि भाई कॉन्क H2SO4 डाल रहे हो और इससे Q बना रहे हो, तो इसका आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ Q निकालना है। देखते हैं क्या बनता है, जरा ध्यान दीजिए। स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप देख सकते हो। तो बेसिकली अगर आप स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एनालाइज किया जाए तो स्ट्रक्चर ये है आपके सामने है, C डबल बॉन्ड OCH3। उसके बाद मैं इसको इस तरह से कर रहा हूं क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा रिएक्शन में। अब क्या होगा, H2SO4 के प्रेजेंस में पहली बात तो ये है कि ये जो होगा प्रोटोनेट कर देगा इसको, और प्रोटोनेट करेगा तो क्या होगा, ये यहां से अटैक कर जाएगा, अटैक करके इधर जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। और Q का जो फॉर्मेशन होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, Q का फॉर्मेशन क्या होगा, पीएच, और जरा यहां ध्यान दीजिए, आपके सामने है दिस वन, आपके सामने है दिस वन। ये देखिए 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग बनेगा और यहां पे डबल बॉन्ड हो तो हो ही जाएगा। तो यही आपका जो है फाइनली Q का स्ट्रक्चर बनने जा रहा है। अब अगर आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखते हैं तो हर डबल बॉन्ड और हर रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग एक अनसैचुरेशन, तो यहां भी आपके पास एक रिंग ही है, यहां भी आपके पास क्या है, एक रिंग ही है। पीएच मतलब क्या, यही ना। तो चलिए इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 2 3 और एक रिंग 4, इसके कारण 4, इसके कारण 4, इसके कारण 4, तो 4 चौक 16 तो यही हो गया, 16 तो यही हो गया। अब इसके कारण, इस रिंग के कारण 1 और इस रिंग के कारण 1, तो ओवरऑल जो टोटल अनसैचुरेशन फैक्टर आ गया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गया, वो कितना हो गया, 16 ये हो गया और 1 मतलब दैट इज 18। तो दिस इज द अनसैचुरेशन फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट Q जो कि इस पार्टिकुलर रिएक्शन में बनेगा। तो इस तरह से हमने पेपर 1 ऑफ JEE एडवांस 2020 केमिस्ट्री पेपर को सॉल्व कर लिया।